आज हम लोगों ने इसका विशेष प्रसारण किया था और अभी पूरे भारतवर्ष में जिस विषय की अत्यधिक चर्चा थी, एक नकारात्मक स्वरूप में कि एक माननीय सांसद जो राज्यसभा के हैं, जो भारत का उच्च सदन है, उन्होंने कहा था, एक असभ्य टिप्पणी उन्होंने की और उन्होंने भारत के एक महान सपूत का अपमान किया। जब भी भारत के महान सपूतों का अपमान होता है, तो वो किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, वह भारत राष्ट्र का अपमान होता है। और इसी विषय पर आज हम लोग संवाद करने के लिए इस विषय पर गहरी समझ रखने वाले संघ के वरिष्ठ विचारक श्रीमान आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी अपने विचार रखेंगे। आपका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं। जिनका पूरा जीवन ही संघ कार्य के लिए है और जिनका पूरा पूरा जिनका जीवन संघ के लिए समर्पित है, ऐसे आशु गुरु जी हमारे आज के वक्ता हैं, जो संघ के विचारक हैं, राष्ट्रीय विचारक हैं, राष्ट्रीय भावधारा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। और लोक पहल के बैनर तले, मैं लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय कर दूं। लोक पहल, अभी हम लोग पंच प्रण कह रहे थे, जिसको आशु गुरु जी ने आज सुंदर नामकरण दिया है, पंच प्रण और पंच प्राण। प्रण से ही प्राण का निर्माण होता है। हमारे 5 प्राण हैं, हमारे 5 आदर्श हैं, हमारे 5 पंच महाविभूतियां हैं, जिनके चिंतन के आलोक में, जिनको विचारों को आगे बढ़ाने का महनीय कार्य माननीय लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय सिंह जी के नेतृत्व में, हम निरंतर भाई साहब के नेतृत्व में कार्य करते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से। यह हमारा जो लोक पहल है, उसके 5 प्राण हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया। यह किसी को बताने का, इस किसी को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। एक महान त्याग और बलिदान जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तो उसका नाम है पूज्य राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया। प्रयाग का ही मैं पढ़ा लिखा हूं, प्रयाग विश्वविद्यालय की उपज हूं, और प्रयाग विश्वविद्यालय आपकी कर्मभूमि रही है। प्रयाग कर्मभूमि है और प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आप कार्यरत थे। यह अपना पूरा पूरा परिवार ही राष्ट्र को समर्पित था। ऐसे 5 यशस्वी यशस्वी भाई थे पूज्य रज्जू भैया जी, और उन्होंने पूरी संपदा राष्ट्र को समर्पित कर दी और जीवन पर्यंत राष्ट्र के लिए ही जीवित रहे, और अपने अपने प्राण का अंतिम क्षण भी राष्ट्र के चिंतन के लिए जिन्होंने अपनी आहुति और होम दिया, ऐसे पूज्य राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया जी, उपाख्यान रज्जू भैया जी, हमारे पंच प्राण के एक महाप्राण हैं। और भारत में सामाजिक समरसता, भारत को भारतीयता के पथ पर अग्रसर करने के लिए जीवन पर्यंत आपका जीवन इसी पर समर्पित रहा। दूसरे जो हमारे प्राण हैं, जिनकी प्रतिष्ठा में हम निरंतर लगे रहते हैं, वह है ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर, और वह पवित्र भूमि जहां गुरु गोरक्षनाथ और उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ की वह पवित्र भूमि, जिन्होंने भारत की मध्य युग के अंधेरे से भारत को निकाल करके भारत में सामाजिक समरसता, किस तरह सौहार्द कायम हो, क्योंकि भारत में जो जाति जटिलता और अस्पृश्यता जैसी कुरीति थी, उसके विरुद्ध सामाजिक अभियान के अग्रदूत हैं ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी। विदेशी आक्रांताओं ने भारत को इतना बांट दिया, यह कुचक्र भी विदेशी आक्रांताओं का था, यह भारत का नहीं था कि जातियां इतना जटिल हो जाएंगी। वैसे जटिल कृत्य को सरल बनाने का जो सबसे बड़ा अभियान चलाया भारत में, वह दलितोद्धार का, अपलिफ्टमेंट का, वह पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी के द्वारा। और वो सांस्कृतिक आंदोलन के भी केंद्र हैं। भारत का जो गुलामी है, भारत के 3 ही ईश्वर हैं सगुण रूप में जिनकी उपासना की जाती है, निर्गुण रूप में
वह हैं राम, कृष्ण और श्री। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम का वह आलोक जो पूरे विश्व में प्रसारित है, प्रकाशित है, वह है पूज्य अयोध्या धाम। और अयोध्या धाम में हमारे प्रभु श्री राम का आविर्भाव हुआ था। ये हम हर सनातनी का विश्वास है, आस्था है। उस आस्था के पूज्य परम ज्योति का आज प्राकट्य हुआ था। आज हम सबका सौभाग्य का भी दिन है। तो ऐसे राम मंदिर, उन्हीं के प्रभु श्री राम के मंदिर के आंदोलन को जन जन तक पहुंचा देना और उसे जन आंदोलन में परिवर्तित करने का श्रेय भी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी को जाता है। और इस आंदोलन को शिखर का स्पर्श करा करके तार्किक परिणति की ओर पहुंचाने वाला जो महाअभियान चला था, उस महाअभियान के महानायक का नाम है पूज्य अशोक सिंघल जी, जिनके स्मरण के बिना और जिनकी प्रेरणा के बिना यह मंदिर भव्य और दिव्य रूप में आज जो विद्यमान है, उन्हीं महाप्राण की जो हुतात्मा है, उस हुतात्मा का जो बलिदान है राष्ट्र के लिए, उसी का प्रतिफल है। और हमारे जो तीसरे महाप्राण हैं वो हिंदुत्व की आत्मा है। भारत में शिक्षा का अलख जगाने वाले, भारत में स्वदेशी की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय। शायद मदन मोहन मालवीय नहीं होते तो पाश्चात्य शिक्षा को का हम लोग विरोध करते और उस औपनिवेशिक काल के प्रशासन के षड्यंत्र को नहीं समझ पाते। तो ऐसे पूज्य भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, समाज के अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर लाली, उनके सम्मुख भोजन की थाली और उनके लिए पहला स्थान जो ऋग्वेद संहिता की पहली ऋचा चरैवेति चरैवेति। निरंतर आगे बढ़े और किसके लिए? अपने उस बंधु के लिए जिसका जीवन सहजता से समाज में समायोजित नहीं हो पा रहा है। ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं। और लोक पहल के माननीय संयोजक के रूप में जो इस कार्य को निरंतर अपनी आहुति से, अपने बलिदान से, अपने विचार के संबल से, अपने सहयोगी प्रवृत्ति से, अपने समन्वय के भाव से कार्यकर्ताओं में वह भाव भर के कार्यकर्ताओं को जागृत करके और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पालने और ढालने वाले डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक हैं। डॉक्टर बाबूलाल आर्य जी, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, वो हमारे लोक पहल के अध्यक्ष हैं। लोक पहल के अन्य महनीय व्यक्तित्व में प्रोफेसर अवनीश पार्थीटकर, डॉक्टर प्रोफेसर आलोक चौहान, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी और अन्यान्य कार्यकर्ता हमारे जो लोक पहल को, जो हमारे डॉक्टर वो सनी कुमार हैं, प्रभाकर चौहान हैं, हिमांशु त्रिपाठी हैं, नियमित रूप से ये लोग जुड़ के लोक पहल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आइए हमारे लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय। हम अपनी विचार यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं और मेरा सबसे निवेदन है कि जो जहां है, जिस औकात में है, जिसमें जितकी सामाजिक संपर्क है, हमारे लोक पहल के यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। हमारे लोक पहल के फेसबुक पेज को अधिक से अधिक फॉलो करिए। यही आपकी एक राष्ट्र के लिए आहुति होगी। और आज के विषय पर मैं आऊं, राणा सांगा, जिनका असली नाम और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है जो राणा सांगा का अपमान, राष्ट्र का अपमान है, बनाम देशद्रोहियों का एक निरंतर नैरेटिव है, पूर्वाग्रह है। उस पूर्वाग्रह को तोड़ना प्रत्येक भारतीय का एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है। इसके पीछे हम लोग इंटेलिजेंस के कोई अफसर नहीं है, कार्मिक नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अनादिकाल से भारत पर एक षड्यंत्र चल रहा है। उन षड्यंत्रकारियों का यह संदेश है कि किस तरह राणा और राणा की वीरता को, किस तरह राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, वीर शिवाजी को, वीर सावरकर को, अभी टीवी डिबेट में रोज सुनिए, वीर सावरकर ने तो माफी मांग ली थी। अरे माफी कहां मांगी थी? 7 वर्ष जब पंडित मोतीलाल नेहरू टाई और सूट में लंदन के 11 डाउनिंग स्ट्रीट में भेंट करने महारानी से और प्रधानमंत्री से जाते थे, उस समय काल कोठरी
केवल जो 10 फीट की चौड़ाई और 14 फीट ऊंचाई, उसी में मलमूत्र त्याग करना, उसी में रहना, उसी में खाना, कितनी कठिन तपस्या, 7 वर्ष सेलुलर जेल में जिसने बिताई, उसके वीरता पर भी आज प्रश्न चिन्ह है। महाराज महाराणा सांगा, उनके पुत्र कुंभा, और उसी कुल परंपरा में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये लोग नहीं होते तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति की सुन्नत हो गई होती। महाकवि भूषण ने लिखा है कि शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ऐसे लोगों का अपमान, और उस नैरेटिव को हमें धाराशायी करना है कि राणा का अपमान व्यक्ति का अपमान नहीं है, एक क्षत्रिय समाज का अपमान नहीं है, ये राष्ट्र का अपमान है। इसीलिए हम लोगों ने शीर्षक बनाया, क्षत्रिय तो एक जीवन शैली है जो राष्ट्र के लिए तन समर्पित और मन समर्पित, धन समर्पित कर दे। वही काम भामा शाह ने भी किया था। एक वैश्य परिवार में जन्मते हुए किसी ने साथ दिया महाराणा प्रताप के उस महाप्राण को, तो भामा शाह ने किया था। राणा की वीरता की गाथा को आधुनिक युग में जन जन तक पहुंचाने का काम किया तो श्याम नारायण पांडे ने किया। ऐसे राणा को हम भूल कैसे सकते हैं? ऐसे राणा के अपमान को हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमें सभ्यता, क्योंकि आज प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था और राम ने हमें सिखाया है स्वाभिमान, धैर्य, मर्यादा। वो पुरुषों के जितने उत्तम गुण हो सकते हैं उसके शिखर पुरुष हैं, जिनमें धैर्य है, स्वाभिमान है, कर्म है, सब कुछ। कर्म और धर्म का जो जो उच्चतम स्वरूप है वही है भगवान प्रभु श्री राम। तो मैं आमंत्रित करता हूं, माननीय संयोजक लोक पहल आज के विषय का प्रवर्तन करेंगे और आप सबसे एक आत्मीय निवेदन और अपील भी करेंगे कि हम इस महायज्ञ को, लोक पहल का जो महायज्ञ है, आज जो प्रभु श्री राम की पवित्र प्राकट्य का दिन है, महानवमी, पूरे देश को लोक पहल के परिवार की तरफ से अनंत शुभकामनाएं। पूरे राष्ट्रवासियों को, पूरे राष्ट्र में आस्था रखने वालों को, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे जितने लाइव सुनने वाले, जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत लोक पहल के तरफ से प्रणाम। और मैं निवेदन करूंगा माननीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार जी भाई साहब को। नमस्कार। आज श्री रामनवमी पे सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी की शुभ अवसर पे राणा सांगा के अपमान को किस दृष्टि से देखा जाए, क्या यह अपमान किसी व्यक्ति या किसी समुदाय का है या राष्ट्र का है, इस पे विस्तृत विवरण और विस्तृत व्याख्या आज डॉक्टर आशुतोष सिंह साहब करेंगे, जो हमारे आज के मूर्धन्य विद्वान हैं। वैसे सिंह साहब तो हमारे लोक पहल परिवार से ही हैं, लेकिन आज वो विशेष रूप से हमारे लिए धन्यवाद और स्वागत उनका हम करेंगे, क्योंकि वो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं और उनके द्वारा बताए गए विचार हमारे लोक पहल परिवार के लिए ही नहीं, राष्ट्र के लिए एक धरोहर के रूप में रहेगा। जैसा डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा कि लोक पहल की सतत यात्रा में हम लोग देश के विकास को और देश की उत्थान को हमेशा प्राथमिकता के साथ लेंगे, क्योंकि लोक पहल परिवार का मानना है कि राष्ट्र अगर समृद्ध होगा, राष्ट्र स्वाभिमानी होगा और राष्ट्र का दुनिया में सम्मान होगा, तो हमको अलग से अपने सम्मान के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, उनके 5 जिन महापुरुषों को हम लोगों ने अपने साथ आत्मसात किया है, उनके 5 प्राण जो हम है, जो उनके द्वारा 5 हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहे हैं, उनसे जो प्रण लिए हैं वो वही प्रण हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज लिया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच प्रण को पूरा करने की सामर्थ्य अगर हमको कहीं से मिलेगी तो अपने इन्हीं 5 महान भावों और महाभूतों से ही मिलेगी। ज्यादा विषय प्रवर्तन में और कुछ कहने के बजाय 2-3 बात अनुरोध स्वरूप कहना चाहेंगे कि लोक पहल के मंच का समाज में जो सम्मान बढ़ा है और समाज के लोग लोक पहल की तरफ एक आशा की किरण से देखने लगे हैं, उसके लिए हमारे सारे सहयोगी और सहभागी ही मूल हकदार हैं उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में।
अब विषय आता है कि हम अपने इस विश्वास को बनाए रखते हुए और कैसे अपने संगठन को मजबूती दें। तो जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि हमको अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमको अपने लोक पहल की वेबसाइट पे सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और कुछ बातें जो हमारे लिखने पढ़ने की भी चल रही हैं, अब यहाँ तो नहीं, अलग से विवेक जी से बात करेंगे कि उस पुस्तक का हमारी क्या हुआ, क्या दिक्कत है अब। और आज जो एक विषय हमारे सामने सबसे बड़ा आया हुआ है कि जब किसी महापुरुष को हम समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उस पे समाज में सामाजिक रूप से और वैचारिक रूप से अनभिज्ञ, कमजोर, या जो है ज्ञान के अभाव में जो कुतर्क करते हैं, उस कुतर्कों को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जिस तरीके के कुतर्क आ रहे हैं कि महाराणा सांगा ही योग्य ही नहीं थे, बल्कि भारत के ऊपर गुलाम हमको बना के राज करने वाले लोग भी बड़े योग्य और कर्मठ थे। तो आज जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रामनवमी के अवसर पे हम बड़े स्वाभिमान और अभिमान के साथ भविष्य की लकीरें खींच रहे हैं, कल ये कहने वाले भी हमको मिल सकते हैं कि रावण में क्या योग्यता थी, वो भी तो योग्य था। तो अगर इस कुतर्कों को हमको बढ़ाना है तो चुप बैठना ठीक रहेगा, लेकिन अगर इस कुतर्कों को खत्म करना है तो लोक पहल की पहल को और मजबूत करना पड़ेगा। और लोक पहल की पहल अगर हमारी मजबूत होती गई तो ऐसे कुतर्क करने वाले लोगों के मुंह पे ताला हम कोई बाहुबल से लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि युवाओं को जागरूक करके और युवाओं को सही इतिहास से परिचित करा के करना चाहिए। और सही इतिहास ये है कि देश की अस्मिता महाराणा सांगा के विचारों में है। महाराणा सांगा के विचार किसी जाति, धर्म, पंथ, व्यक्ति के नहीं हैं, वो राष्ट्र के विचार थे और राष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़े गए। लेकिन इतिहास के पुरुष कहे जाने वाले ने इतिहास का जिस तरह से गला घोंटा है, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे ये कुतर्क आ रहे हैं, जिसको नई शिक्षा नीति के तहत या हम लोगों के अपने प्रयास से नए इतिहास का संकलन करके समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो और हम लंबा करके सिंह साहब आशुतोष जी के बीच में बाधा बने तो बेहतर होगा कि अब सारे विषय उनके द्वारा आए और हम लोग धैर्य से सुने और सुन के उसको अपने और अपनों के बीच में ले जाएं, जिससे समाज की भ्रांतियां न फैले, रुक जाएं और भविष्य में भ्रांतियों के लिए कोई जगह न बचे। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन भाई साहब। भारत की जो मूल समस्या है उस तरफ आपने संकेत किया कि हम हिंसा से कुछ नहीं करेंगे, हम अपने युवाओं को जगाएंगे, जगाएंगे हम तुमको इतिहास गाकर, न जागे तो फिर दोष हमारा नहीं है, जमाना न चल दे जवानी के पीछे तो पौरुष प्रतिष्ठित तुम्हारा नहीं है। ये इसी की बात है। और सर्वप्रथम भारत का जो अतीत है, वह भारत की जो सबसे बड़ी एक ही कमजोरी रही है, पुरुषार्थ भारत का कम नहीं है, स्वाभिमान भारत का कम नहीं है। भारत में जो सदैव से एक प्रचार तंत्र की कमी रही है, भारत अपने स्वाभिमान को ही जागृत करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन जो नैरेटिव है पूर्वाग्रह को तोड़ने में वो लगातार, क्योंकि पूर्वाग्रह की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। और पूर्वाग्रह का कुचक्र आज भी चल रहा है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, राजनयिक रूप से हो, ऐतिहासिक रूप से हो। हमारे महापुरुषों को कहते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि मान सिंह पर आप क्यों नहीं बोलते। अरे मान सिंह पर हम क्यों बोले, राजा अकबर था तो हम अकबर पर बोलेंगे कि मान सिंह पर बोलेंगे। मान सिंह के विरुद्ध तो राणा लड़ ही रहे थे, तो हम राणा की बात करेंगे कि मान सिंह की बात करेंगे। इस प्रकार का कुचक्र गढ़ने का प्रयास किया जाता है। शासक अकबर था, लड़ रहे थे महाराणा प्रताप, तो हम मान सिंह की बात उसमें क्यों करेंगे। मान सिंह की क्या औकात थी, मान सिंह के केवल जागीरदार थे। तो जो प्रशासक है उसकी नीतियों की चर्चा करेंगे। यह हमारे यहाँ पूर्वाग्रह बना दिया गया है। हमारे यहाँ इसी पूर्वाग्रह को तोड़ना है। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराज थे, मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राज्यों को संगठित कर दिया।
सबसे पहले संगठन करने में अद्वितीय थे महाराणा महाराणा सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। महाराणा महाराणा संग्राम सिंह संगठन का अद्वितीय सामर्थ्य था। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। ये सबसे बड़ी कठिन थी, भारतीय एक हो नहीं रहे थे, लेकिन जो महापुरुष भारतीयता को भारत की ओर लेके चल रहा था, एक कर ले रहा था, वीरता इसी में थी। और जिसने 100 युद्धों में से 99 युद्ध जीते, ऐसे महाराणा के अभूतपूर्व योगदान को महाराणा वो पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र पुनः क्रूर आतताइयों के बल पर कन्वर्जन होता, कन्वर्जन की पहली कड़ी को तोड़ने का, विध्वंस करने का काम महाराणा ने किया था। तो कन्वर्जन रोक रोक किसी क्षत्रिय का, किसी ब्राह्मण का, किसी वैश्य का, किसी शूद्र का, पूरे भारत का कन्वर्जन होता। और उस कन्वर्जन को रोकने का कारण ये तलवारें थी। और कल्पना करिए, हमारा केवल एक अंगुली कट जाती है तो छटपटा जाती है, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक भुजा नहीं थी, फिर भी इतनी वीरता, इतना अदम्य साहस कि वो युद्धों से कभी हार नहीं माने। और एक झूठा आरोप बढ़ते हैं कि बाबर को, जिस बाबर को कई बार हरा चुके थे, उस बाबर को आमंत्रित करने जाएंगे। यही नैरेटिव है। इतिहास के इन्हीं भ्रामक तत्वों को तोड़ना हम एक एक भारतीय का कर्तव्य है। और लोक पहल उसी की यात्रा कर रहा है कि हम भ्रम का भंजन करेंगे और सत्य को स्थापित करेंगे। आज सत्य के सनातन महापुरुष का प्राकट्य का दिवस है और हम यही करेंगे, सत्य को स्थापित करेंगे, पूर्वाग्रह को तोड़ेंगे। और राणा संग्राम सिंह, ये एक हमारे इस महानायक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके हम उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं बड़े समादर के साथ इतिहास की गहरी परख और अन्वेषण करने वाले संघ के वरिष्ठ विचारक श्रीमान आशुतोष सिंह आशु गुरु जी को आमंत्रित करता हूं। तदुपरांत डॉक्टर विवेक मणि जी और विद्वान डॉक्टर हर्ष जी की टिप्पणियां होंगी। गुरु जी। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। आप सभी आभासीय मंच पर उपस्थित सभी मतलब वरिष्ठ एवं वयानुसार सभी को अभिनंदन और मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय बनाया गया है। ये विषय आया नहीं, ये विषय बनाया गया। और इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना हो। एक राष्ट्र जो कि अभी अभी स्वतंत्र हुआ, उस राष्ट्र को एक ऐसे इतिहास की आवश्यकता थी, एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता थी जो कि सही मार्गदर्शन, एक मतलब प्रगति का पथ, इसके लिए हमें एक गौरवशाली इतिहास की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ यह कि उस गौरवशाली इतिहास का लोप कर षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों के द्वारा, मतलब कुछ स्वार्थपरक तत्वों के द्वारा, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं जिसको कि हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। हमारे 6 शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद से लेके फखरुद्दीन अली अहमद तक, इनके हाथों में शिक्षा व्यवस्था दे दी गई। उनके पृष्ठभूमि को जानते हुए जानबूझकर इतना बड़ा षड्यंत्र ये किया गया। ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना की गई। रोमला थापड़, DK भट्टाचार्य और इरफान हबीब जैसे स्वनामधन्य इतिहासकारों को हमारा इतिहास रचने को कह दिया गया। और भी कई ऐसी संस्थाएं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझ, या कहिए तो हम बता ही देते हैं। JNU, जामिया मिलिया, AMU ये वही है कि जो कि एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद को मैं अधिकार पूर्वक अधिकृत रूप से मैं ये करना चाहता हूं। He was the father of Pakistan, two nation theory। चौधरी रहमत अली तो एक प्यादे थे जिन्होंने पाकिस्तान वर्ड था वो इसलिए लगाया गया कि जिससे वो पाकिस्तान हो जाए, कि क्योंकि शब्द लगे। ठीक, अब इस ढंग से फिर उसके बाद एक ऐसा इतिहास रचा गया जिसमें कि हमारे गौरव का लोप करके, गौरव को विद्रूप करके, गौरव को
गलत ढंग से प्रचारित प्रसारित करके, प्रस्तुत करके, हमारे गौरव का हनन करके, हमारे ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया था उनके गौरव को प्रतिस्थापित करना और उनको प्रतिष्ठित करना। हमको अपने इतिहास को हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उस गौरवपूर्ण इतिहास को हमको पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित, पुनर्प्रतिष्ठित करना था, यदि नेक नियति होती तो। लेकिन यहाँ तो एक सोचे समझे एजेंडे के ऊपर काम चल रहा। अब ये तो हुआ कि इस ढंग से ये विद्रूपण हुआ, वही मतलब इतिहास हमारे सामने आया, वही इतिहास पीढ़ियों ने पढ़ा, यहाँ तक कि मैंने भी पढ़ा उस मतलब इतिहास को। लेकिन मेरे ऊपर शायद एक ढंग से मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज अ हार्ड मतलब नट टू क्रैक, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अच्छा, फिर दूसरी बात, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको और पहले मतलब ले जाना चाहता हूं, ये बातें कहां से शुरू हुई। क्योंकि क्षत्रिय को एक जाति के रूप में पहचाना गया। क्षत्रिय एक दायित्व था, एक दैवी दायित्व था। नव साहसांक चरित्र जो पद्मगुप्त का है, उसमें है कि ऋषि वशिष्ठ की गौ जो थी, उन गौ का नाम था नंदिनी। नंदिनी का हरण कर लिया गया था और हरण करने वाला था कार्तवीर्य अर्जुन। जब उसका हरण हो गया तो मतलब ऋषि माता अरुंधति विलाप करने लगी और उनकी कमली आंसुओं से भीग गई। उससे द्रवित और उद्विग्न होकर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया, उसमें मंत्रों के द्वारा आहुति दी और फिर वहां से एक पुरुष निकला, दिव्य पुरुष निकला, जिसने की स्वर्ण कवच धारण कर रखा था, स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था और उसके हाथ में धनुष और बाण। उसने जाकर जब ऋषि वशिष्ठ की गौ माता को कार्तवीर अर्जुन को परास्त करके या जो भी हुआ हो, तो जब उन्होंने ला कर दिया, तब वशिष्ठ जी ने उनको अवनीपति कहा। वो थे हमारे मन, जिनसे हम हैं मानव। वहां से शुरुआत हो रही है। और क्षत्रिय जो है ये धर्म है, क्षत्रिय धर्म एक दायित्व है, एक कर्तव्य है। और क्षात्र धर्म से ही सृष्टि की रचना से लेकर अभी मतलब कलिकाल का अंत होने वाला है। क्षात्र धर्म से ही फिर से पृथ्वी की रक्षा भी होगी संहार होने के बाद। हमेशा हमारे देवी देवता शस्त्रों से सज्जित रहते थे। हमारे भगवान श्री कृष्ण अगर मतलब मुरली वादन करते थे तो साथ ही साथ वो चक्र सुदर्शन भी धारण करते थे। ये हमें नहीं, और भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था, जो हर क्षत्रिय को याद रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमारा धर्म है। दैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। और फिर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। धर्म युद्ध हमेशा क्षत्रिय लड़ता है। समाज साम्राज्य विस्तार के लिए वो युद्ध नहीं कर सकता है। वैमनस्य के अपने को रक्षित करने के लिए, क्योंकि रक्षा और पालन उसका अधिकार। अब ये मैंने इसलिए मतलब आपके सामने रखा क्योंकि जिससे क्षत्रिय को समझ जाए कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, ये एक दायित्व है, जो कि दैवी प्रदत्त दायित्व है, जो वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय ही सामने आया है। मख की रखवाली करने के लिए महाराज दशरथ के पास भगवान श्री राम और मतलब भ्राता लक्ष्मण को, अनुज लक्ष्मण जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी गए थे, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी। धर्म क्या है? धर्म हमारा याज्ञिक संस्कृति, यज्ञ प्रधान हमारी संस्कृति है। यज्ञ की रक्षा अगर होगी तभी हमारा धर्म सुरक्षित होगा। जब से मतलब यज्ञ हमारे यहाँ बंद हो गए, देखिए बरसात नहीं होती, तो आप मतलब क्लाउड सीडिंग करके कितने दिन बरसात करेंगे?
क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और विज्ञान हमेशा सफल ही हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अभी अभी आप मतलब देख रहे हैं कि कई मतलब स्पेसशिप भेजे जा रहे हैं, वो मतलब ब्लास्ट कर जा रहे हैं, लेकिन कई कई ऐसे हैं जो कि सीधा मतलब रीयूजेबल हो जा रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह पर आने से पहले भारत का इतिहास राजपूताने के इतिहास के बिना पूर्ण नहीं, राजपूताने का इतिहास मेवाड़ के इतिहास के बिना पूर्ण नहीं, मेवाड़ का इतिहास चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बिना पूर्ण नहीं। क्योंकि एक मैंने पंक्ति लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। साकों के शौर्य और जौहर ज्वाला के तेज से गौरवान्वित माटी राजपूतानी। तो ये मात्र राजपुत्र का वो नहीं है जो कि कहा जाता है राजपूत जो है राजपुत्र नहीं, रजपूत। रजपूत पृथ्वी सूक्त में जो है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माटी से हमने नाता जोड़ा, माटी को हमने माता माना। ये केवल क्षत्रिय ने किया है और उसी माटी में जन्मा और उसी माटी के खातिर उसने अपने प्राण तज, वीर गति प्राप्त। और हम पाश्चात्य उसमें मतलब जाते हैं तो कहा जाता है स्पार्टन स्पिरिट, स्पार्टा की बात होती है, जहां पे अगर कमजोर बालक होता था तो उसको मार दिया जाता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेक अ नेशन, वीक से नेशन नहीं बनता। तो स्पार्टा की बात जब आती है तो स्पार्टा के ऊपर फारस की सेना ने, जर्जीस की सेना ने आक्रमण कर दिया। मात्र 300 लोग, एक पतला सा गलियारा टाइप का है जिसको थर्मोपाइली कहते हैं, उस थर्मोपाइली में भी आप जान लीजिए एक भंवर था, उस भंवर का नाम था कैरेब्डिस, और एक जानवर था जिसका नाम था स्चिला। उसके कई सर थे, वो पहाड़ पे रहता था, 2 पहाड़ों के बीच में ये जगह थी, एक घाटी थी, और उसको रोकना आवश्यक था, क्योंकि अगर वो घाटी में जो विशाल सेना, फारसी सेना घुस जाती तो स्पार्टा को बचाना एक दुष्कर कार्य हो जाए। वो जो जानवर था वो अपना, उसकी इतनी लंबी गर्दन थी कि वो ये जो पानी के जहाज में जो ये 300 लोग थे उनमें से कुछ लोगों को उठा के वो खा रहा था, और आगे वो भंवर थी, उस भंवर का नाम है कैरेब्डिस। आगे भंवर, ऊपर वो जानवर, और उसके बीच में ये 300 लोग मातृभूमि को बचाने के लिए डटे रहे। और एक जब तक डटा रहा, फारसी सेना को उसने घुसने नहीं दिया और फारसी सेना को वापस लौटना पड़ा। 300 लोगों ने तो अदम्य साहस, अदम्य शौर्य, ये है स्पार्टन स्पिरिट। अब अमेजन एक स्त्रियों का एक समूह था, एक देश था जो वीरांगनाओं का देश था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो धनुर्विद्या में बहुत प्रवीण। अमेजन स्पिरिट और स्पार्टन स्पिरिट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर अलग अलग होगा, लेकिन हमारा राजपुताना जो है वहां पे अमेजन स्पिरिट और स्पार्टन स्पिरिट दोनों के दोनों दिखाई पड़े हैं, जिसको कि राजपुताने की भाषा में कहा जाता है केसरिया। और केसरिया तभी पूरा होता है जबकि साका और जौहर, जब हमारे क्षत्रिय वीरों को ये लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, पराजय निश्चित है, तब हमारी क्षत्राणियां जौहर करती थीं और जौहर व्रत करके उस जौहर के दिव्य भस्म को, सती माताओं के दिव्य भस्म को अपने माथे पे रगड़कर केसरिया बाना पहनकर दुर्ग के द्वार खुलते थे और हमारे वीर साके के लिए निकलते थे, जिसको कहा जाता है केसरिया बाना। शौर्य, तेज और बलिदान का रंग है केसरिया। इसीलिए शायद हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी सबसे ऊपर केसरिया है, क्योंकि भारत की पहचान त्याग,
बलिदान, शौर्य से हमने अगर अगर शांति का रास्ता पकड़ा, तो हमने ये भी कहा कि न दैन्यम न पलायनम, और नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रीते मृगे विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। ये है क्षत्रिय। तो ऐसे महाराणा संग्राम सिंह, जिस व्यक्ति ने 100 युद्ध लड़े, 99 जीते, 1 में हारे, इतना कुशल संगठक, जिसने कि क्षत्रिय समाज को एक कर दिया। राजपूत संघ, राजपूत कन्फेडरेसी कभी कभार ही बनी है। मराठों को भी अकेले लड़ना पड़ा था, महाराणा प्रताप को भी कुछ लोगों को छोड़कर अकेले लड़ना पड़ा, लेकिन महाराणा सांगा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको, अब आप सुनिए, महाराणा सांगा को एक टाइटल दिया गया था जिसको कहते हिंदू, मतलब हिंदुओं का नायक, हिंदुआ सूर्य थे वो। और 80,000 घोड़े, 7 राजा, 9 राव, 104 नायक, रावत, 505 लड़ाकू हाथी। और उनको सम्मान कौन देते थे? उनको सम्मान देते थे मारवाड़ और आमेर, यानी कि जोधपुर और जयपुर। फिर ग्वालियर के राव, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गगरौन, रामपुरा, आबू, ये उनके साथ थे। ये थी राजपूत, ये था राजपूत संघ। इतने ढेर सारे राजपूत उनके साथ थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हसन खां मेवाती भी उनके साथ थे। ये मेवात वही स्थान है जहां, जो कि अभी अभी चर्चा में। हसन खां मेवाती के पास बाबर ने एक संदेश भेजा था कि इस्लाम कबूल कर लो। हसन खां मेवाती ने कहा था इस्लाम अच्छा मजहब होगा, लेकिन देश धर्म के लिए मैं इसका समझता। ये हसन खां मेवाती का वो। और जिस खानवा के युद्ध की आप की बात होती है, उस खानवा में वो लोमहर्षक युद्ध हुआ था, जिसका कि इतिहास ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति जो हिंदवी स्वराज का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं इतना और मतलब कहूंगा कि राजपुताना भी चौथ और सरदेश मुखी से डर कर साथ नहीं दिए, और मराठों ने अकेले अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला किया, और पूरी तरीके से मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, मराठा शक्ति विनष्ट हो गई। और नहीं तो ये जो 1100 वर्ष का इतिहास, बप्पा रावल से लेके राणा राज सिंह तक, उसके बीच में महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, और इन लोगों को भी आप ले लीजिए। ये ऐसी चट्टानें थी कि इन चट्टानों से टक्कर खा कर ये पछाड़ खा कर गिर रहे थे। 710 या समझ लीजिए 600, आप ले लीजिए 632 से हमारे ऊपर आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। लेकिन राजस्थान में परकीय पग नहीं पड़ने पाए, केवल क्षात्र धर्म के चलते, क्योंकि हम क्षात्र धर्म का पालन हर किसी ने मतलब किया, वो चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराणा संग्राम सिंह हो। अगर ये लोग न रहे होते तो राजस्थान से घुसकर बड़े आराम से ये लोग आ सकते थे। और तब भारत, मतलब क्योंकि आप इन रोड अगर एनिमी को दे देते हैं और एनिमी आपके टेरिटरी में घुसपैठ कर लेता है या पैठ कर लेता है, तो उसको निकालना बहुत बहुत कठिन होता है। ये तब घुस पाए हैं जबकि इन्होंने गांधार देश पर आक्रमण करके हिंदुओं, सिखों
और बौद्धों को एकदम से नेस्त नाबूद करके तब ये आपके मतलब खैबर दर्रे और बोलन दर्रे से भारत में प्रविष्ट हो पाए। आप ये सोचिए कि 700 से लेकर लेकर दिल्ली सल्तनत जिसको हम मतलब कहते हैं, जिसको कि मतलब टर्को अफगन पीरियड कहते हैं, उसके बीच में क्या हुआ? 600 वर्ष तक, 1100 वर्ष तक तो हमारे क्षत्रियों ने रोक रखा था राजस्थान में, इधर भी हमने रोक रखा था। इतना इनको समय लगा। अगर ये बहुत बड़े वीर थे, दाहिर सेन का पराभव ये कर चुके थे, सीधा घुसते हुए चले आते, किस शक्ति ने रोका? ये भारत का शौर्य था, ये भारत का शौर्य था कि हमने इतिहास बनने नहीं दिया, अपने को इतिहास बनने नहीं दिया, हमने इतिहास रचा कि हमने अपने दर पे आए शत्रु को भी रोके रखा, उसको घुसने नहीं दिया, उसको पांव नहीं धरने दिया कि हमारी पवित्र मातृभूमि पर उसके कलुषित पांव न पड़ने। और जब भी पड़े उसके बाद हमारे वीरों ने, जिसको कहा जाता है गैलेंट, वे वीर गति प्राप्त किए, क्षत्राणियों ने जौहर किया, हमारे क्षत्रिय वीरों ने मतलब वीर गति पाई, साक्य की। इसीलिए कर्नल टॉड ने कहा है कि साहब हम थर्मोपाइली और लियोनाइडस की बात करते हैं। लियोनाइडस वो उनका नायक था उन 300 का, लेकिन राजस्थान की धरती पर ऐसे अगणित थर्मोपाइली, अगणित लियोनिदास हुए, और उस व्यक्ति को देश निकाला दे दिया गया क्योंकि उसने एक कॉलोनी को, ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनी की तारीफ कर दी। मैकॉले सिस्टम की आप बात करते हैं, मैकॉले ने भरपूर वकालत की है। उसने कहा कि किसके ऊपर आप शासन करने जा रहे हैं, जो कि स्वयं राजा थे, ज्ञान उनसे हमको मिला है, और आप कह रहे हैं 1811 में पहला स्कूल जो कि नेशनल स्कूल था वो मतलब खुलता है, और उसमें 7,32,000 हमारे गुरुकुल चल रहे थे। जो लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था वेद से विद, आज भी हम कहते हैं विद्वान, विद धातु वेद से निकला है। ज्ञान का भंडार हमारे पास, लॉजिस्टिक्स, बैलिस्टिक्स हमारे धनुर्वेद, इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारे ऋषियों के द्वारा। और आज हमको मतलब कहा जाता है कि हमने आपको दिया, कहा जाता है व्हाइट मैन्स बर्डन। अरे व्हाइट मैन ये भूल जाए कि इथियोपियन मैन जो पाया, जिसके वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं अफ्रीका में, उसका माइग्रेशन हुआ था भारत में, वो भी अभी संदिग्ध है। हो सकता है भारत में ही विकसित मनुष्य रहा हो और यहाँ से हम माइग्रेट हुआ हो, क्योंकि हर जगह ये इंडो वर्ड क्यों आता है? अगर वो अफ्रीका से था तो ये इंडो वर्ड क्यों? तो ये है हमारा। तो ऐसे राणा संग्राम, जिसके लिए ये कहा गया 80 घाव लगे तन पर, मन में व्यथा नहीं थी, ऐसे महाराणा संग्राम सिंह को कुछ तत्व अल्पज्ञ, जिनको कि ये नहीं पता है कि जिनको आज तक ये नहीं पता होगा कि क्षत्रिय कौन है, क्षात्र धर्म किसको कहते हैं। क्षात्र धर्म है राष्ट्र धर्म और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की क्षमता, ये है क्षात्र धर्म। इसी का पालन गर्व से मैं कर सकता हूं। मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि क्षत्रिय ने ही सबसे बड़ा बलिदान किया। यहां तक कि, और सुनिए, जब राष्ट्रीय एकता की बात हुई, राष्ट्र की एकता की बात हुई, 565 रियासतों में राजपूत बटा हुआ था, लेकिन हमने 565 रियासतें, 43 गढ़, 18,700 किले, 40 लाख हेक्टेयर भूमि राष्ट्र हित में हमने दान दे दी। ये है हमारा योगदान। लेकिन हमने कभी कोई भी क्षत्रिय आज तक आपको ऐसा कहता नहीं मिलेगा कि हमने ये किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमः,
हमने राष्ट्र धर्म निभाया, हमने छात्र धर्म निभाया, हम राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए मरे मिटे। हमने अपने परिवार का बलिदान किया, हमने अपने जीवन का बलिदान किया, हमने अपने तन मन धन का बलिदान किया। और ये हमारी ये परंपरा रही है और इस परंपरा का आजीवन हम पालन करते रहेंगे। हर क्षत्रिय पालन करता रहेगा। हमें कुछ ये नहीं चाहिए कि कोई हमको ठाकुर साहब कहे, नहीं, हम एक सेवक हैं, रक्षक हैं, द्वारपाल हैं। उसमें हमको बहुत आनंद आता है, क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरहि उर्गार, ऐसे सेवक बनना हमको बहुत भाता है। और वो भी राष्ट्र की सेवा। राष्ट्र की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, और सौभाग्य से किसी को जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए उसको इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमः, ये सेवा, अपनी सेवा रूपी समिधा उस राष्ट्र यज्ञ के यज्ञ कुंड में आहुति देने का अवसर प्राप्त होता है, और बहुत बड़ा सौभाग्य उस व्यक्ति का होता है। तो जो व्यक्ति न राष्ट्र को समझे, राष्ट्र को वो स्टेट कहता है, वो स्टेट की बात कहता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेशन वर्ड क्यों नहीं आया? नेशन वर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि इंडिया वर्ड पहले है, भारत नहीं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देवो निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, ये हिंदुस्तान है। और उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमातश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सन्ति, ये भारत है और हम भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं। हम चाहे जो भी हों, हमारी जन्मभूमि भिन्न हो सकती है, लेकिन मातृभूमि हमारी एक है, और वो है भारत। आज भी एक अप्रवासी भारतीय, जिसको नॉन रेसिडेंट हम कहते हैं, वो भी अपने नाम के आगे नॉन रेसिडेंट इंडियन लगाना पसंद करता है। वेस्ट इंडीज का व्यक्ति भी अपने को वेस्ट इंडियन कहता है। यहां तक कि अमेरिका में रेड इंडियन, यूरोप में घुमंतू जाति जो है रोमा, वो भी अपने को भारत से जोड़ती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक से एक बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर फ्रॉली, डॉक्टर फ्रैंकोआ ग्वाटियर, कोनराड अल्स्ट, ए.एल. बाशम, योहान वोल्फगैंग गेटे, इतने सर विलियम जोन्स, सभी ने भारत को समझा, भारत को जाना, और भारत के हो गए। कर्नल टॉड, वृंदावन में आज भी टॉड बंगला आप देख सकते हैं, वो वहीं थे। डॉक्टर पॉल, भारत के एक एक मनीषी से वो खुद जा के मिले। रामदास जी, स्टीफन नैप, जिन्होंने भारत को जाना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ही जन्मे पले, इस देश का अन्न जल ग्रहण करते हुए, इस देश का अन्न जल ग्रहण करते हुए कुछ लोग आज औरों की भाषा बोलते हैं। ये अखिलेश जी, ये वीडियो गायब हो गया है। अखिलेश जी, आशु गुरु जी, आप देख रहे हैं, आपका वीडियो है। अच्छा, ठीक है, हाँ बोल। हाँ, आप देख रहे हैं, आप जारी रखें। अच्छा जी। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही इस भारत का अन्न जल ग्रहण करते हुए कुछ लोग अपनी पृथक पहचान के लिए, कुछ अपने निहित स्वार्थों के लिए, वो भारत को गाली देने में गौरवान्वित अपने को वो मतलब समझते। ये उनकी नासमझी है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो भारत को समझें, क्योंकि भारत को उनको समझना पड़ेगा और हमें उनको समझाना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व है, और इसका बोध भी हमें होना होगा, और इस बोध का प्रचार प्रसार भी करना होगा कि हर भारतीय, जिसको कि भारत की गौरवमय परंपरा में भारत और भारतीय और भारत की गौरवशाली परंपरा का थोड़ा सा भी भान मान आन होगा, वो इस अभियान का हिस्सा बनेगा। इन्हीं मतलब शब्दों के साथ मैं अपने मतलब वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, और भारत माता की जय। बहुत बहुत
आभार और अभिनंदन पूज्य गुरु जी। मेरे में लैपटॉप में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, तो मैं पुनः हूँ अपने मोबाइल से। आपने बड़ी सुंदर बात कही कि भारत में अगर राजपूताना का इतिहास नहीं जानते हैं तो भारत को नहीं जानते हैं, और भारत को अगर सभ्यता और संस्कृति को नहीं जानते हैं तो भारत को नहीं जानते हैं। हल्दी घाटी में कहा गया है कि सागा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, तो भी उसकी अस बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तो इसकी रक्षा कर यह सिंहासन अभिमानी है। वह आपने पूरा इतिहास का वो सूत्र बताया कि अगर भारत उस तरह उस भूमि पर, वह मेवाड़ के वीरों ने अगर भारत की रक्षा नहीं की होती, तो भारतवर्ष का एक लंबा भाग, भारतवर्ष का एक लंबा इतिहास आज कुछ दूसरा होता, जिसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं। तो आपने जो रेखा खींची है, हल्दी घाटी का भैरव पथ रंग दिया था खूनों से, जननी पद अर्चन किया गया जीवन के किंचित प्रसूनों से। अब तक उस भीषण घाटी के कणकण की चढ़ी जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर यह सिंहासन अभिमानी है। राणा की रक्षा करने, राजपूतानी शान की रक्षा करने का अर्थ है भारत की वीरता का, भारत के पुरुषार्थ की रक्षा करना। आज भी अगर एक नैरेटिव से हम लड़ रहे हैं तो भारत की रक्षा कर रहे हैं और एक सत्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य एक कर्तव्य है, एक बोध है, एक उत्तरदायित्व है, और इसी उत्तरदायित्व के लिए नैसर्गिक रूप से अपने प्राणों की आहुति देना ही क्षत्रिय, राष्ट्र की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। और राजपूतों ने वो जौहर करके, महारानियों ने, छत्राणियों ने अपनी धधकते अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी और भस्म बन गई, जिसका चंदन के रूप में वीरों ने अपने माथे पर लगाया। उस भूमि पर, उस भूमि को, उस वीर भाव का अपमान करने का अर्थ है राष्ट्र का अपमान करना। और मुझे यह बहुत ही आश्चर्य लगता है कि क्या किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अरे वह जो हमारे दूसरे समाज का भी बालक है, भारत माता का पुत्र है और उसमें वीरता है, तो वह भी क्षत्रिय है। अगर उस समाज का कोई व्यक्ति, उसमें भी ज्ञान का अखंड ज्योति और भंडार है, तो वो भी ब्राह्मण है। अगर कोई किसी में वैश्य का व्यापार करने का, वाणिज्य करने का सामर्थ्य है, तो वो भी राष्ट्र के लिए वैश्य है। आपने बड़ी अच्छी ये पंक्तियां की कि क्षत्रिय तो एक उत्तरदायित्व है, और जब हम उस उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो राणा ने ही क्यों वह आत्म बलिदान दिया। राणा के तो सभी क्षत्रिय विरोधी थे अपने समकालीन, और राणा सांगा ने सबको एक कर लिया, राणा संग्राम सिंह ने। तो यह जो नैरेटिव है इसको तोड़ना है कि हम लोगों में से भी कुछ, अभी हमारे माननीय संयोजक जी ने कहा कि कुतर्कों के आधार पर रावण को भी कहेंगे कि ब्राह्मण में क्या बुराई थी, लेकिन असत्य को, राक्षसी प्रवृत्ति को, अपसंस्कृति को भी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और राणा के नाम पर, राणा संग्राम सिंह नाम लेते ही पूरी पूरी ऊर्जा से बाहें फड़कने लगती हैं। इसी का नाम क्षत्रिय भाव है। इसी का नाम, जब हम राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा देते हैं और आज भी हमारी सीमाओं पर बलिदान और हुतात्मा होती है, तो वो क्षत्रित्व भाव ही है। उसे क्यों एक जाति और समाज से जोड़ते हो? वह एक नैसर्गिक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है कि एक क्षत्रिय घर में अगर वीरता के साथ रोज वीरता की उपासना होती है, तो उसकी संततियों में भी वीरता आती जाती है। यही तो राजपूताना है, यही तो राजपूत है, यही राजपूती शान है जो राष्ट्र पर अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तो क्यों एक कुल और उन्नत वंश परंपरा को हताहत करने का प्रयास किया जा रहा है? यह हताहत करने का जो प्रयास है, यह जो
विद्रूप आक्रमण है, वह भारत के आत्मा, भारत के हृदय और भारत के मन का आक्रमण है। वह राणा ही निकल कर क्यों आता है, वह शिवाजी ही निकल के क्यों आता है, वो बाजीराव पेशवा ही निकल के क्यों आता है। इन बातों पर विचारण करना है और सत्य को स्थापित करना है और उनके पुरुषार्थ को भी जागृत करना है कि उसमें अगर राणा नेतृत्व कर रहे थे तो राणा संग्राम सिंह तो उसमें छत्री भी लड़ रहा था, तो छत्री भाव का अन्य व्यक्ति भी लड़ रहा था और वह भी छत्री हो गया था। तो हमें उस भाव को प्रतिस्थापित करना है। और जो तोड़ रहे हैं ना, अरे जब जिसमें राष्ट्र के लिए भुजाएं फड़कने लगती हैं, वो किसी धर्म का हो, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो जाता है। जिसमें ज्ञान का पुंज आलोकित होने लगता है, वो किसी वर्ग का हो, वो ब्राह्मण हो जाता है। और इसीलिए तो हमारे यहाँ हायरार्की थी। हम क्षैतिज नहीं थे, ऊर्ध्वाधर थे, ऊपर ब्राह्मण और नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। अर्थात कोई शूद्र ब्राह्मण हो सकता था और कोई ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता था। तभी तो सुपच नामक शूद्र मंत्रों का दृष्टा हो जाता है। यह भाव हमें भारत में भरना है कि हमें एक नैरेटिव के माध्यम से तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। अगर हमें हमारे अंदर राष्ट्र के लिए प्राणोत्सर्ग की भावना आती है तो हम सब क्षत्रिय भाव से भर जाते हैं। लेकिन वो भाव आए तो उसका एक जो बायोलॉजिकल नैसर्गिक स्वरूप है वह भी इतिहास का सत्य है, इसको भी स्थापित करना है। उस राजपूती शान से जिसने राणा ने राष्ट्र की रक्षा की, उससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। वो इतिहास का सत्य है, वो हमारी संवेदना का सत्य है, उसको भी हमें स्थापित करना पड़ेगा। अब मैं एक गंभीर टिप्पणी के लिए आमंत्रित करूंगा जिसमें हमारे 3 महानुभाव हैं, श्रीमान डॉक्टर राजीव रंजन जी, डॉक्टर हर्ष जी और हमारे चीन की धरती से जुड़े हुए हमारे यशस्वी विद्वान डॉक्टर विवेक मणि जी। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हर्ष जी को। डॉक्टर हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। आज लोक पहल के इस मंच पर एक महत्वपूर्ण विषय विषय दरअसल में जिसको हम आशु गुरुजी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारे विषयों को स्पर्श किया और उस स्पर्श मात्र से ही बहुत सारी प्रस्तावनाओं की पूंजी खुलती है और हम इतिहास के शोधन के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब इतिहास के शोधन और जब इतिहास देश के लोगों के द्वारा वहाँ की संस्कृति और वहाँ के आचार विचारों को आत्मसात करके लिखा जाता है तो वास्तव में वह इतिहास का शोधन होता है। गुरुजी ने अपने वक्तव्य में जो शुरुआत की कि एक देश जो हाल ही में आज़ाद हुआ और उस देश की आज़ादी के बाद जो एक इतिहास लिखने का जो चलन था वो गंगा और जमुना संस्कृति के हवाले कर दिया गया। अगर आप राणा सांगा महाराणा प्रताप के कालखंड की बात करें और बनाम जो खाना बदोश के साथ जो संघर्ष का जो दौर था, अगर उसमें भी आप देखें तो जो खाना बदोश जातियों का जो अंतिम दौर है जहाँ पर 2 विचारधाराएं मिलती है, एक औरंगजेब की विचारधारा है और एक दारा की विचारधारा है। तो दारा क्योंकि अद्वैतवाद का समर्थक है और भारतीय संस्कृति और उनमें अपनी रुचि और उसको विस्तार देने का एक प्रतीक है, तो जहाँ पर खानाबदोश जो जातियां हैं वो उसको न लाकर एक दूसरी विचारधारा को बढ़ाती हैं और फिर जब देश आज़ाद होता है तो ये गंगा और जमुना की संस्कृति के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। जबकि भारत की जो भूमि है, भारत का जो धर्म है, वो हमेशा ही एक अद्वैतवाद में परिणित होता है। यानी गंगा में जो भी नदी मिलेगी उसका नाम गंगा ही कहा जाएगा और यही इस संस्कृति की पूर्णता है। हम जब उपभोग के सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं तो हम त्याग की तरफ जाते हैं और यही सनातन की जो एक पराकाष्ठा है जो हमें बाकी लोगों से अलग करती है और हम मन ही मन में इस बात को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने आप को तमाम सारे उठापटक के बीच में
समसामयिक रूप से प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो ये देश है हमारा, ये देश है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशु गुरु जी ने एक महत्वपूर्ण और चर्चा में आए हुए विषय पर अपनी बात रखी, हम सबको भी बहुत सारे विषयों और उनकी जो पृष्ठभूमि थी उससे परिचित कराया। हम इतिहास के इस शोधन को और लोक पहल के इस मंच पर विचार विमर्श के लिए आगे बढ़ाएं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अग्रसेकर। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन डॉक्टर हर्ष जी। अब मैं आपकी इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के तहत भारत की सभ्यता और संस्कृति के सूक्ष्म स्वरूप अद्वैत की ओर इशारा किया और आपने प्रतिस्थापित किया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत में जो त्याग की अद्भुत परंपरा है, उस परंपरा को हमें निर्वहन करना चाहिए, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए और वही भारतीयता का मूल है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान राजीव रंजन जी भाई साहब को कि अपनी गंभीर टिप्पणियों से हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राजीव रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आशुतोष सर को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और एक अनुभव साझा करता हूं आज कि एक बार मुझे कुंभलगढ़ जाने का मौका मिला। तो जब मैं कुंभलगढ़ गया तो राणा सांगा के बारे में तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, उनके बारे में कविताएं भी पढ़ी है और लेख भी पढ़े, मतलब ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते हैं। एक बिहार बोर्ड के छात्र के रूप में हम लोगों को अवसर मिला उनको पढ़ने का, परंतु जब मैं कुंभलगढ़ गया तो मुझे समझ में आया कि मैं तो शायद कुछ भी नहीं जानता हूँ। और कुंभलगढ़ किले में जो लोग भी गए हैं और कुंभलगढ़ का जो रात का लाइट एंड साउंड शो, हालांकि वो मुझे देखना नहीं था, लेकिन दिन में ही उसकी भव्यता और उसके इतिहास को जब हमें गाइड ने बताया, उसकी कहानियां, और वो शिवलिंग जहां महाराणा सांगा पूजा किया करते थे, उस शिवलिंग का आकार वो देखकर पता चलता है कि वह कैसा व्यक्तित्व रहा होगा। और अखिलेश सर ने सही कहा कि जिस समय हमें इन व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा लगभग 1000 साल का विदेशी आक्रांताओं का जो शासन रहा है भारत पर, उसमें बहुत गिने चुने इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग हैं जिनसे हमारे अगली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं। चीन में उनके, हालांकि यह एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन अभी भी कन्फ्यूशियस के वंशजों को या यहाँ के जितने लेखक हैं, मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं लूशुन, उनके पीढ़ियों में जो भी लोग हैं आज के समय में, चाहे वो 500वीं पीढ़ी हो, ये उनको पूरी तरीके से अपने युवा पीढ़ी को या अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए उसका उपयोग करते हैं। परंतु भारत में थोड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हम पर जो गुलामी है वो हावी थोड़ी सी रही है कुछ लोगों के ऊपर। और अखिलेश सर ने बातों बातों में जिनका नाम नहीं लिया, उन लोगों की वजह से भारत को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। और जब कोई भी ऐसे जिसका खुद का कोई व्यक्तित्व ना हो, वह जब महाराणा सांगा जैसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी कर दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्षत्रियों का तो पूरा इतिहास रहा है भारत में। आज रामनवमी है और भगवान राम क्षत्रिय कुल से ही थे, तो हमारे यहाँ इस एक झूठे संविधान के नाम पर एक तरह का अपराध बोध करवाया जाता है। परंतु जो कुर्बानियां जिस तरह आशुतोष सर ने बताया कि क्षत्रिय कुल के लोगों ने किया है और जिस तरह महारानियों ने जौहर किया है, ये जौहर करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उनका जो हमारे इतिहास में योगदान रहा है, इसको बहुत ही गौरवशाली रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और हमारे जो छोटे बच्चे हैं विशेषकर उनको बहुत प्रेरणा मिलनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं इस तरह के व्यक्तित्वों से बहुत प्रभावित हुआ करता था और
मुझे लगता था कि मैं उनका ही एक हिस्सा हूँ। हालांकि मेरी पढ़ाई बिहार में हो रही थी और राजस्थान का ये घराना है जिसने भारत को बहुत सुरक्षित रखा है। तो जिस तरह आशुतोष सर ने बहुत सारे क्षत्रिय योगदान को गिनवाया, मुझे लगता है कि वो अनगिनत है और ये कोई अपराध बोध वाली बात नहीं है कि आप क्षत्रिय कुल से हैं, बल्कि यह एक बहुत ही गौरव की बात है। पंजाब, हरियाणा जैसे जगहों में, बीकानेर में मेरी थोड़ी बहुत शिक्षा हुई है, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने राजाओं को और उनके द्वारा दिए गए दान से जो मंदिर बने हैं, बीकानेर में मैं रहता था और वहां पे एक 2-3 मंदिर है जो बीकानेर राजकीय घराने से बना हुआ है और आज भी लोग वहां पे जाते हैं और हर शाम वहां पे एक जन समूह वहां आरती करता हुआ पाया जाता है। तो इन सब की वजह से एक बहुत ही सुंदर रणथंभौर के किले में भी हमें देवी के मंदिर मिलते हैं और इस तरह के राजस्थान तो पूरा भरा पड़ा है इस तरह के इतिहास से। तो थोड़ा हमें जानने की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को जो है वो इस जानकारी से अवगत करवाएं, क्योंकि अब जो है वो भारत के बाहर से भारत की जाति व्यवस्था को एक नकारात्मक रूप में, जो एक असल में हमारी वर्ण व्यवस्था है, उसको जाति व्यवस्था बनाकर एक नकारात्मक रूप में पेश करने की बहुत कोशिश है। और इस तरह जो हमारा भारत है वो एक इतिहास के दोराहे पे भी खड़ा है कि हम इन सब चीजों पे को अपनाकर उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं और या फिर हम अपने आप को भटका सकते हैं, क्योंकि भटकना बहुत ही आसान है। परंतु हम देखते हैं कि जितने भी महान सभ्यताएं हैं वो अपने इतिहास को पकड़ के चलते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो। हालांकि उनका इतिहास बहुत ही बुरा इतिहास रहा है, उन्होंने मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाया, परंतु फिर भी वो अपने इतिहास को पकड़ के चलते हैं। परंतु भारत में थोड़ा जो हमारे कम्युनिस्ट विचारकों ने जो नुकसान पहुंचाया है विशेषकर, उसकी वजह से एक 2014 के पहले तो बिल्कुल भी हमारी जनता चुप रहती थी, परंतु अब थोड़ा बोलना शुरू किया है। परंतु मुझे लगता है कि यह हमें अपने छोटे छोटे बच्चों तक इन सब इतिहास को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि हालिका जी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने जो किया है उसको विश्वास नहीं किया जा सकता, वह बिल्कुल अविश्वसनीय है। आप हल्दी घाटी जाएंगे और कुंभलगढ़ के किले जाएंगे, रणथंभौर के किले में देखेंगे, या हमारा जोधपुर का किला है या जयपुर का किला है, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी चीजें हो सकती है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशुतोष सर को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ और बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने इतिहास के एक मोड़ की परिचर्चा की है और उसमें एक बहुत सुंदर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमें इतिहास को विकृत करने से कैसे बचाना है और इतिहास को किस प्रकार नैरेटिव से विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षत्रियो अस्मिनः, अर्थात मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियो अस्मि, क्षत्रियो अस्मि ही, मैं क्षत्रिय हूं। इसका अर्थ है कि मैं ब्राह्मणो अस्मि ही, मैं ब्राह्मण हूं, शूद्रो अस्मि ही, मैं शूद्र हूं, वैश्यो अस्मि ही, मैं अस्मि हूं। ये ऋग्वेद की 10वें मंडल की ऋचाओं में बातें कही गई हैं। और आपने बड़ी सूक्ष्मता से बात कही कि भारत में वर्ण को जाति समझ लिया गया और ये बड़ा विखंडन का एक सूत्र बना हुआ है। और आपने कहा कि भारत में जो लॉर्ड मैकाले और मार्क्स के जो मानस पुत्र हैं, भारत को इसी में बांटने और तोड़ने का प्रयास करते हैं। और चूंकि भारत की संस्कृति सभ्यता इतनी विशाल और इतनी अद्भुत है और उसमें इतनी सूक्ष्मता है कि स्थूल तत्व को लोग पकड़ करके उसी को सत्य मान लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज प्रभु राम का रामनवमी है, जन्मोत्सव है। मैं उस दिन ये बात कह रहा हूं कि आधुनिक युग के ऋषि और भारतीय संविधान के शिल्पियों के
समूह के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव नहीं लाया होता, वह भी तो एक शूद्र परिवार से थे। उन्होंने जाति का, जब वर्ण का जातिकरण होकर के और कर्मकांड की जटिलता से जिस प्रकार सामाजिक विखंडन हुआ था, उसका बेशक विरोध किया, उस पर कुठाराघात किया। किसी को अप्रिय लग सकता है, लेकिन भारत के मुख्य सूत्रों की तलाश भी करने वाले वही लोग थे। आज हम उनको भी पूरे अर्थों में नहीं समझ पाते हैं। और अगर वीरता और छत्रित्व की बात होती है तो केवल उसे हम एक जाति मान लेते हैं। अरे उस जाति का अमर बलिदान जिस पर ये राष्ट्र टिका हुआ है, उसका नेतृत्व करता महाराणा संग्राम सिंह। अगर हमारा नेतृत्व कर रहे थे तो क्या उस सेना में लड़ने वाले, अगर राणापति का सेनापति मुस्लिम हो सकता है, तो क्या उस सेना में हमारे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य लोग नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। एक नैसर्गिक वीरत्व भाव का नेतृत्व राणा सांगा का था, और यही नैरेटिव सेट किया जा रहा था। वह अपना सब कुछ, अगर हमारी एक अंगुली में चोट लग जाती है तो छटमटा और कसमसा जाते हैं। कितने भाले, कितने बर्छी, कितने घाव, कितने तलवार, लहू गिरता हुआ लहू, एक हाथ, आंख भी घायल, चोटिल, और फिर भी युद्ध लड़ता हुआ। उस वीर के प्रति इस तरह की टिप्पणियां खुद उनकी आत्मा एक दिन कोसेगी। जो लोग एक नैरेटिव बना के टिप्पणी कर रहे हैं। और ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि भारत के भावी हिंदुओं के संततियों पर जो हिंदुत्व का जागरण हो रहा है, जो अयोध्या की पुण्य भूमि से जो रामलला का प्राकट्य और प्राकट्य का जो आलोक है भारत की सभ्यता और संस्कृति का, वो धूमिल पड़े, उस पर कुहासा आए, किरण ढक जाए, यह इसलिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो साधारण बातें नहीं है, और इसे लोक पहल जन जन तक पहुंचाएगा। अब सबसे निर्णायक टिप्पणी एक महत्वपूर्ण विद्वत्तापूर्ण सांस्कृतिक पुरुष के टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं डॉक्टर विवेक मणि जी को। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज जी। बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले तो आज गुरु जी को सुनना अपने आप में सौभाग्य है। इतनी सारी जानकारियां हमें जानने के लिए कई कोशों का अध्ययन करना पड़ता, और कुछ मिनटों में गुरु जी के माध्यम से हमें यह जानकारियां प्राप्त हो गई। और आज हम लोग रामनवमी भी मना रहे हैं, तो आखिर राम जी के जन्म के हजारों वर्षों बाद भी हम राम जी का जन्म, जो रामनवमी क्यों मना रहे हैं? राम जी ने तो कोई नई भूमि भी नहीं जीती थी, जो जीता भी था लंका उसको दे दी विभीषण को ही। तो जो सबसे बड़ी बात है राम जी की, कि उन्होंने उस समय, वे हमारे राम जी हमारे सांस्कृतिक विजेता है। जो उस समय राक्षसी संस्कृति मानवीय संस्कृति पर विजयी होती दिखाई दे रही थी, तो वैसे समय में राम जी का प्रादुर्भाव होता है, और उन्होंने राक्षसी संस्कृति को विजित किया, पराजित किया, और फिर मानवीय संस्कृति की स्थापना की। तो इसीलिए वर्तमान समय में भी हमारे राम जी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। तो आज हमें राणा सांगा के बारे में जानना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी संस्कृति हैं, वे हमेशा इस धरा पर विद्यमान रहती हैं, और जब जब ये मानवीय संस्कृति को निकलने को आतुर होंगी, तब तक हमारी मानवीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कोई न कोई महापुरुष आता रहेगा, और इन राक्षसीय संस्कृति को पराभूत कर कर मानवीय संस्कृति की स्थापना कर। राणा सांगा को अब जैसे गुरुजी ने बताया कि जौहर में कितनी महिलाएं अब अपना जलते हुए अग्नि में कूद जाना कितनी बड़ी बात है। और अब क्यों करते थे? क्योंकि जो इस्लामी आक्रमणकारी थे वे शव के साथ भी बलात्कार करते थे। और वर्तमान समय में भी पाकिस्तान में यदि कोई नवयुवती का देहांत होता है तो वो लोग कई महीनों तक कब्र की रक्षा करते हैं कि कोई खोद कर निकाल कर इसके साथ बलात्कार न करे। तो अब राणा सांगा पर आक्षेप क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वे हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, हमारी जो नारी संस्कृति थी, हमारी माँ बहनों की जो रक्षा के उन्होंने त्याग किया। तो जो जिस देश में जौहर होता था, वैसे देश में आज हम लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। तो यह संभव कब होगा?
हिंदू कन्याओं को लव जिहाद में कब फंसाया जाएगा? जब हमें अपनी अपनी संस्कृति के प्रति हीनता का बोध कराया जाएगा। जब यदि हम अपने महापुरुषों के बारे में जान जाएंगे तो हम अपनी वीरांगनाओं के बारे में जान जाएंगे, हम जौहर के बारे में जान जाएंगे, तो हमारी माँ बहनें निश्चित रूप से लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। तो यही कारण है कि यह एक वर्तमान समय जो है ये पूरी तरह से एक सांस्कृतिक संक्रमण काल है का दौर है हम लोगों के लिए, और हमारी संस्कृति पर, हमारे महापुरुषों पर जानबूझ कर उनके जो चरित्र का हनन किया जाएगा, उनका उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो जाए, जिस तरह से हमारी संस्कृति का समूल नाश करने में सफल हो जाए। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार इतने अच्छे व्याख्यान के लिए, और निश्चित रूप से हम सभी युवाओं को आपके इस उद्बोधन से एक ज्ञान तो मिला ही है, साथ ही साथ हमें एक प्रेरणा भी मिली है कि कैसे हम अपनी मानवीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की स्थापना में अपना लघु योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत स्वागत। आज तीनों महानुभाव, डॉक्टर हर्ष जी जो मेरे अनन्य मित्र भी हैं, छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाइयों में से डॉक्टर राजीव रंजन जी और डॉक्टर विवेक मणि जी, दोनों ने सूक्ष्मता के उस धरातल को स्पर्श किया है जिसकी कोई अपनी सानी नहीं है। दोनों ने कहा राम का जन्म है, रावणत्व और रामत्व दोनों एक समानांतर प्रवृत्तियां हैं। हजारों वर्षों बाद भी हम राम का प्राकट्य बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण की प्रवृत्ति का नाश कर सकें। और जब महाराणा सांगा जैसा वीरत्व की प्रवृत्ति रहेगी तो कुचक्र की भी प्रवृत्ति समानांतर रूप से रहेगी, तभी भारत जागेगा। और इसीलिए नैरेटिव को तोड़ना जरूरी है, पूर्वाग्रह को समाप्त करना जरूरी है। इसीलिए जागरण की बेला है। आज नवरात्रि है, शक्ति की आराधना का आज नवम सिद्धिदात्री है, और उसी दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चेतना अभिधीयते। चेतना तो विलुप्त हो जाती है, उसके लगातार परिमार्जन की आवश्यकता है, और उस परिमार्जन की कड़ियों में से आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरुजी बनेंगे, जो नैरेटिव को बिल्कुल इस युवा अवस्था में, ये मैं उनको तो वृद्ध मानता ही नहीं हूं, लगातार सोशल मीडिया पर इस नैरेटिव को तोड़ने में अकेले एक आधुनिक राणा प्रताप लगा रहता है, मानस को बनाने में और विभ्रम का भंजन करने में और तोड़ने में। लगातार ब्लॉग सनातन में, जहां भी सनातन के लिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ब्लॉग लिख के क्या पड़ी थी? अपना पैसा, समय लगाना, ऊर्जा लगाना, उस वैदुष्य का प्रयोग सकारात्मक के लिए करना, यही तो रामत्व है। लोक पहल वही राम की, वही पताका, वही केसरिया बाना, वही तेजस्विता का केसरिया रंग लेके आगे बढ़ रहा है। नाम अलग हो सकते थे। उस युग में जिस तरह का समाज था, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, शिवाजी, बाजीराव, और जो लोग कहते हैं ना कि एक नैरेटिव जाति का गढ़ा जा रहा है, अरे कितने तथा कथित आज के पिछड़े समुदाय के राजा और नायकों ने राष्ट्र की रक्षा की है। महारानी बिजली पासी, महाराजा सुहेल देव, हम क्यों भूल जाते हैं? वह भी क्षत्रियत्व की वीरता है, वह भी राणा के ही तरह है। राणा का अपमान माने बिजली पासी का अपमान, राणा का अपमान मतलब इस महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान, सूरसेन का अपमान। सूरसेन क्या थे? यादव जाति के थे, जो आज के यादव हैं, ग्वाला थे। हम कैसे ये भूल जाते हैं? तो ये उनका नाम, ये विधर्मी उनका नाम नहीं लेंगे। मैं तो श्री प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा सिखाते हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि भारत के ये भटके हुए जो लोग हैं, जो राणा पर उंगली उठा देते हैं, उनके हृदय में भी राम का जागरण हो, उनका हृदय परिवर्तन हो, राम का तत्व उनमें जागेगा, तो उनमें सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगबानी। तब उसमें वहां भी राणा सांगा में राम के दर्शन होंगे। वही राम है, वही राम भारत की निरंतरता है, भारत की संस्कृति के पुनर्नवा है भगवान राम। और राणा उसी परंपरा के, महाराणा सांगा भी उसी परंपरा के हैं। आप अगर महाराणा का अपमान कर रहे हैं तो राम का अपमान कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राम की मर्यादा के लिए युद्ध कर रहे थे। अभी हमारे विवेक मणि जी कह रहे थे, कितनी अगर छोटी सी अंगुली जलती है ना, एक शरीर का अंग जलता है तो सिहर उठता है पूरा शरीर। और उन छत्राणियों ने चिता भस्म बना दी, अपनी चिता को भस्म बना दी। कितना कठिन काम होगा, उन छत्राणियों ने करके दिखाया है। कैसे हम भूल जाते हैं, कैसे मन में ऐसे विकृत भाव आते हैं। उन भावों का भंजन करना ही राणा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ये पूरा लोक पहल परिवार, हमारे लोक पहल परिवार से जुड़े हुए अभिषेक पासवान जी, डॉक्टर हर्षमणि जी, हिमांशु त्रिपाठी, प्रभाकर चौहान, डॉक्टर रवि रंजन जी, हाँ, शशांक यादव जी, सनी कुमार, कृपा शंकर सिंह जी, जो हमारे संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, सबके तरफ से राणा के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही है कि हम सब खड़े हो जाएं, भारतीय हो जाएं, तन के खड़े हो जाएं, और तन के खड़े होकर के हम भारतीयता की आराधना करें, हम उस वीरता को प्रणाम करें। उस वीरता को प्रणाम करने का मतलब है शिव को प्रणाम करना, राम को प्रणाम करना, प्रभु श्री राम को प्रणाम करना, कृष्ण को। हाँ हाँ, बोलिए। अखिलेश जी, ये सूचित कर दीजिए कि 12 अप्रैल को महाराणा संग्राम सिंह जी की जयंती है। जी बिल्कुल, हम 12 अप्रैल को राणा की जयंती भी मनाएंगे। उस जयंती पर अपनी विचार गोष्ठी भी करेंगे, उस पर संवाद चलाएंगे। संवाद की निरंतरता से ही सत्य सतह पर स्थापित होता। पुनः लोक पहल परिवार अपने संयोजक के तरफ से मैं राणा संग्राम को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उस वीरत्व को प्रणाम करता हूं, उस मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं, जिसकी रत्न गर्भा से राणा जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ था। मैं पूरे लोक पहल परिवार के तरफ से, अपने सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ कनिष्ठ के तरफ से अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, और तेजस्वी जी से अब आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन करें, समारोप करें। तेजस्वी जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। अपने लोक पहल के और इस सोशल मीडिया पर लाइव सुन रहे श्रोता को, फेसबुक, सबको बहुत, यूट्यूब पर बहुत प्रणाम। और फिर अगले वक्ता के साथ हम अगले रविवार को फिर मिलते हैं। सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।